पाठ का नाम तत्वों का वर्गीकरण तथा गुणधर्मों की आवर्तता। आज आपको दीर्घाकार आवर्त सारणी के दोष के बारे में बताया जा रहा है। स्मॉल ए आवर्त सारणी में हाइड्रोजन के लिए कोई एक निश्चित व उचित स्थान नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन को क्षार धातुओं के साथ तथा हाइड्रोजन तत्वों के साथ 7A उप समूह में रखा गया है। इसलिए हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान नहीं दिया गया है, क्योंकि कुछ गुणों में यह क्षार धातुओं से समानता रखता है और कुछ गुणों में यह हाइड्रोजन तत्वों से समानता रखता है। इसलिए इसे दो दो स्थान दिए गए हैं। स्मॉल बी लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणियों के तत्वों को आवर्त सारणी में बाहर की ओर नीचे रखा गया है। आपको बताया गया था कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के जो तत्व हैं उन्हें सारणी में सबसे नीचे की तरफ रखा गया है। जो पहली पंक्ति परमाणु क्रमांक 58 से परमाणु क्रमांक 71 तक है वो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं, और जो दूसरी पंक्ति है परमाणु क्रमांक 90 से परमाणु क्रमांक 103 तक वो एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। उन्हें सारणी में सबसे नीचे की तरफ रखा गया है। यह भी और सारणी का एक दोष माना जाता है। अगला टॉपिक है दीर्घाकार आवर्त सारणी की उपयोगिता। इसके निम्नलिखित उपयोग है। नंबर 1, यह आवर्त सारणी तत्वों के अधिक गुण परमाणु क्रमांकों पर आधारित है। नंबर 2, इस आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति को उनके परमाणु क्रमांकों के आधार पर आसानी से समझा जा सकता है। नंबर 3, प्रत्येक आवर्त सारणी का पूर्ण होना न्यायसंगत है। किसी भी आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ ऊर्जा स्तर क्रमशः तब तक बढ़ते रहते हैं जब तक कि उत्कृष्ट गैसें जो नोबेल गैसेज है का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त नहीं हो जाता है। नंबर 4, इस आवर्त सारणी में वर्ग 8 की स्थिति भी न्यायसंगत है। सभी संक्रमण तत्व सारणी के मध्य में स्थित है और ये S व P ब्लॉक के तत्वों के बीच के गुण को प्रदर्शित करते हैं। जो 8वां वर्ग है उसे 3 बराबर भागों में विभक्त कर दिया गया है और इन सभी तत्वों को संक्रमण तत्व के अंतर्गत रखा गया है। ये सभी S व P ब्लॉक के मध्य में रखे गए हैं और इनके बीच के गुणों को ये प्रदर्शित करते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी के अंदर धातु और अधातु को स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया है तथा इस आवर्त सारणी के तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 4 ब्लॉकों में जो कि SPDF के नाम से जाने जाते हैं इनमें विभक्त कर दिया गया है, जिससे इनका अध्ययन भी अत्यंत ही सरल हो गया है। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक संरचना तथा आवर्त सारणी तत्वों का SPDF ब्लॉकों में वर्गीकरण। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। स्मॉल ए S ब्लॉक, स्मॉल बी P ब्लॉक, स्मॉल सी D ब्लॉक और स्मॉल D F ब्लॉक। यह वर्गीकरण इस तथ्य पर आधारित है कि विभेदी अर्थात जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो SPDF उपकोषों में से किस उपकोष में प्रवेश करते हैं। देखिए, ये आपको जो आवर्त सारणी समझाई गई थी तो उसमें बताया गया था कि जो दीर्घाकार आवर्त सारणी होती है उसके अंदर आवर्तों की संख्या 7 है और इसके अंदर वर्गों की कुल संख्या 18 है। जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है उसमें बाईं तरफ 2 ऊर्ध्वाधर स्तंभ बने हैं जो कि सारणी के S ब्लॉक की रचना करते हैं। तो देख रहे हैं ये वर्ग पहला है और ये वर्ग दूसरा है। ये सारणी के S ब्लॉक की रचना करते हैं। इसके दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दाहिनी तरफ 6 ऊर्ध्वाधर स्तंभ बने हैं। वर्ग संख्या 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये आवर्त सारणी के P ब्लॉक की रचना करते हैं। तो P ब्लॉक में हम लोग देख रहे हैं कि 6 ऊर्ध्वाधर स्तंभ बने हुए हैं। अगला है आपका
डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के अंदर 10 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जो एस तथा पी ब्लॉक के मध्य में रखे गए हैं। वर्ग संख्या 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो ये और सारणी के डी ब्लॉक की रचना करते हैं तथा सारणी में सबसे नीचे की तरफ 14 तत्वों की 2 पंक्तियां बनी हुई हैं जो सारणी के एफ ब्लॉक की रचना करते हैं। यहां पर देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये सबसे नीचे की तरफ 2 पंक्तियां बनी हुई जो सारणी के एफ ब्लॉक की रचना करते हैं। जो पहली पंक्ति है वो परमाणु क्रमांक 58 से परमाणु क्रमांक 71 तक है और दूसरी पंक्ति परमाणु क्रमांक 90 से और परमाणु क्रमांक 103 तक के तत्वों की है, जिन्हें की क्रमशः हम लोग लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व तथा एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि किसी भी ब्लॉक में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या ठीक उतनी ही है जितनी कि उस उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। आपको बताया गया था कि एस, पी, डी और एफ ये उपकोष होते हैं। एस उपकोष के अंदर एक ऑर्बिटल होता है और उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इस प्रकार जो एस ब्लॉक होता है उसके अंदर ऊर्ध्वाधर स्तंभ 2 है। जो पी उपकोष होता है, पी उपकोष के अंदर ऑर्बिटल 3 होते हैं और अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इस प्रकार पी ब्लॉक के अंदर 6 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। इसी प्रकार से जो डी उपकोष होता है, इस डी उपकोष के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो डी ब्लॉक के अंदर 10 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। एफ उपकोष के अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं और अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इस प्रकार एफ ब्लॉक में 14 तत्वों की 2 पंक्तियां बनी हुई हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने इतना स्पष्ट रूप से समझ लिया है कि पूरी जो दीर्घाकार सारणी है वो 4 ब्लॉकों में विभक्त की गई है। अब हम लोग इन ब्लॉकों के अंतर्गत आने वाले जो तत्व रखे गए हैं और उनकी जो विशेषताएं हैं उनका हम लोग अध्ययन करेंगे। इस ब्लॉक के तत्व दीर्घाकार आवर्त सारणी में सबसे बाईं ओर 2 ऊर्ध्वाधर स्तंभ बने हुए हैं जो आवर्त सारणी के एस ब्लॉक की रचना करते हैं। इस ब्लॉक के तत्वों के कुछ गुण निम्नवत हैं। पहला पॉइंट है, इस ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन वायतम कोष के एस उपकोष में प्रवेश करता है। नंबर 2, एस ब्लॉक के तत्वों के बाह्य कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 या NS2 होता है। जो वर्ग संख्या 1 फर्स्ट ए में जो तत्व रखे गए हैं उन तत्वों के वायतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और जो तत्व वर्ग 2 सेकेंड ए में रखे गए हैं उन तत्वों के वायतम कोष के एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। नंबर 3, एस ब्लॉक के तत्वों को दीर्घाकार और सारणी में बाईं ओर 2 खड़े कॉलमों में स्थान दिया गया है। नंबर 4, वर्ग 1 फर्स्ट ए के अंतर्गत लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम इन तत्वों को रखा गया है और इन तत्वों को हम लोग क्षार धातुएं कहते हैं। और वर्ग 2 सेकेंड ए में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम तत्वों को रखा गया है। इन तत्वों को हम लोग क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। इस ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता निश्चित होती है, 1 अथवा 2। संयोजकता किसी भी तत्व के वायतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या होती है जिसका वह किसी अन्य तत्व के साथ साझेदारी करे अथवा वो आदान प्रदान करे, उसे हम संयोजकता कहते हैं। तो हम देखते हैं कि क्षार धातुओं के वायतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्षारीय मृदा धातुओं के वायतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला पॉइंट, एस ब्लॉक के तत्व वैद्युत संयोजी यौगिकों का निर्माण करते हैं। अगला पॉइंट, एस ब्लॉक के तत्व प्रबल विद्युत धनात्मक होते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अगला टॉपिक है आपका पी ब्लॉक के तत्व।
दीर्घाकार और सारणी के पी ब्लॉक में 6 ऊर्ध्वाधर स्तंभ बने हैं जो सारणी में सबसे दाहिनी ओर बने हैं तथा सारणी के पी ब्लॉक की रचना करते हैं। यहाँ पर आपको एक संक्षिप्त में एक टेबल समझाई जा रही है। ये वर्ग संख्या 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18 है। ये वर्ग संख्या 3rd है, 4th है, 5th है, 6th है, 7th है और ये शून्य समूह रखा गया है। इन सभी तत्वों के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो 3rd ए है NH2NP1, 4th ए में NH2NP2, 5th ए में NH2NP3, 6th ए में NH2NP4 और 7th ए में NH2NP5 और शून्य समूह में जो तत्व रखे गए हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6 है। अर्थात हम देखते हैं कि इन सभी तत्वों के p उपकोष अपूर्ण है। आपको बताया गया था कि जो p ब्लॉक के जो तत्व है तो p उपकोष के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इनमें क्रमशः 1 से लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन तक प्रवेश करते हैं। जिन तत्वों के वायतन कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6 होता है उन सभी तत्वों को हम अक्रिय गैस कहते हैं। और इन सभी तत्वों को सारणी के सबसे अंत में रखा गया है। इन तत्वों को शून्य समूह के तत्व भी कहते हैं। इन तत्वों के कुछ विशिष्ट गुण निम्नवत है। नंबर 1, जिन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन वायतन p उपकोष में प्रवेश करते हैं उन्हें हम p ब्लॉक के तत्व कहते हैं। नंबर 2, p ब्लॉक के तत्वों में वर्ग 3rd ए, 4th ए, 5th ए, 6th ए, 7th ए और शून्य वर्ग के तत्व आते हैं। यह सभी तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इनकी संयोजकता निश्चित नहीं होती है। p ब्लॉक के तत्व आपस में सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं, परंतु s ब्लॉक के तत्वों के साथ वैद्युत संयोजी यौगिकों का निर्माण करते हैं। p ब्लॉक में धातु, अधातु तथा उपधातुएं रखी गई हैं।